वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही थी। इसी बीच में कुछ ऐसे काम की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और कोशिश करेंगे अब लगातार क्लास लेने की, क्योंकि अब थोड़ा मैं फ्री हो गया हो तो लगातार क्लास लेंगे और लगातार आपके जो टॉपिक्स अधूरे छूट गए हैं, बाकी है, वो उनका कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे एक बार एग्जाम से पहले, कि आपके एग्जाम दिए थे नजदीक आने वाले ही है, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? तो आप निरंतर बनाए रखें, आप उस टेंशन ना लें, बहुत तरीके से हमारी क्लास है वो जरूर देखें। और आप क्लास देख रहे हैं, मैं कुछ चेक भी कर रहा हूँ, एनालाइज भी कर रहा हूँ कि आप क्लास देख रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फ्री में ऐसा कुछ दे रहा है जो आपसे इससे फायदा हो रहा है आपके लिए, तो आप कहीं ना कहीं आपका भी एक हक बनता है कि आगे वाले का फायदा करे। ठीक है ना? मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई पैसा मांगना नहीं हो आपसे। ऐसा ही एक सब्सक्राइब है, वो आप करें, लगातार सपोर्ट करें इससे, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मुझे लगेगा नहीं वास्तव में कि जो मैं क्लास ले रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर में, वहां से फीडबैक अच्छा आ रहा है, और फीडबैक मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्लास लूंगा। यदि मुझे लगा फीडबैक सही नहीं आ रहा है, फीडबैक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, क्लास नहीं देख रहे हैं आप लोग, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्लास धीरे धीरे फिर मैं दूसरे किसी टॉपिक पर क्लास करने की कोशिश करूंगा। इससे आपका फायदा चाहिए, आप फीडबैक ले रहे हैं, मुझे पता है कि आप क्लास देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, देखना चाहिए। आपको फायदा हो रहा है तो आप क्लास देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तरीके से। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये सपोर्ट बहुत करें। कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा लगेगा मुझे भी कि नहीं, वास्तव में हमारे जब भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं मेरे साथ में, वो सभी मेरे साथ में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, आज की क्लास को। जो टॉपिक छूट गए थे यूनिट सेकंड के, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण। कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी पहले परिभाषा क्या है। पहले अपन ने पढ़ा था राजनीतिक विकास, कि किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, लेकिन विकास करते करते किस प्रकार राजनीतिक पतन भी हो जाता है। ठीक है? तो उसके बाद में अब आया है राजनीतिक आधुनिकीकरण, कि भाई क्या है, मॉडर्न लाइफ में क्या है, पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा स्टार्ट करें। परिभाषा क्या है? क्लाड वेल्च, क्लाड वेल्च है, इन्होंने क्या बोला है, देखिए क्लाड वेल्च है एक पॉलिटिकल थिंकर जाने माने। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, तो क्लाड वेल्च की जो परिभाषा है वो ध्यान से देखिए। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। ये ध्यान रखना, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है और जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है, कि भी जितने भी साधन है उनके विवेकपूर्ण प्रयोग करना। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस साधन से मैं जो कार्य करूंगा वो मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, और जिस साधन से जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे मुझे अच्छा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, चाहे वो देश हित में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो इसका मतलब वो क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण। और जिसका उद्देश्य होता है आधुनिक समाज की स्थापना करना। अपन आधुनिक समाज की स्थापना कर रहे हैं, आधुनिक समाज की स्थापना हो रही है उस क्षेत्र में, उस राज्य में, इसका मतलब वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप पुरानी परंपरा को लेकर बैठ जाए, प्राचीन समय से जो चला आ रहा है उसको लेकर बैठ जाए, जो आपके दादा थे, आपके पिताजी थे, उनकी परंपराएं को लेकर चल रहे हैं, रूढ़िवाद को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण बोलता है कि आप चेंज लाए, आप परिवर्तन लाए और आधुनिक समाज की स्थापना करें, वही है राजनीतिक आधुनिकीकरण। रॉबर्ट ई वार्ड ने क्या कहा है, देखिए रॉबर्ट ई वार्ड क्या है, आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। कि राजनीतिक राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो समाज को
एक भौतिक क्षेत्र में हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, उन क्षेत्रों में नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित, और नियंत्रण करने की क्षमता है। ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये क्या है? रॉबर्ट ईवार्ड ने ध्यान रखना। और इसी में एडवर्ड सिल्स है, उन्होंने कहा है कि एडवर्ड सिल्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है कि आप पश्चिम से मुक्ति, पश्चिम सभ्यता है उनसे मुक्ति लानी पड़ेगी। पश्चिम से मुक्ति करेंगे तभी आपकी वो क्या है? राजनीतिक क्या है? आधुनिकीकरण है। तो आपको पश्चिम से मुक्ति लानी पड़ेगी। ये है एडवर्ड सिल्स ने कहा है, ध्यान रखना। अब है राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण। ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस देखो, आप देख पढ़ रही हो, मुझे कोई बच्चे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आप बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आया टॉपिक को बार बार देखिए, वीडियो को, आपको समझ में आएगी। इसकी समझ विकसित करनी है, जो टॉपिक है उसकी समझ विकसित कर लो, आपकी पॉलिटिकल साइंस आपके मुट्ठी में होगी। और धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे, जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले उससे पहले थोड़ा सेकंड सेमेस्टर के अपन स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। धीरे धीरे फिर आपको कंपटीशन लेवल पे लेके जाऊंगा आपको कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। तो धीरे धीरे अपन सब कुछ करने वाले हैं। आप बस धैर्य बनाकर क्लास को निरंतर देखते रहे। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है? क्या लक्षण है इसके, क्या विशेषता है? तो पहली है बुद्धि संगत सत्ता। आप कोई भी सत्ता हासिल कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि संगत होनी चाहिए। आप उस बुद्धिशाली के रूप में काम किए हुए आप सत्ता हासिल करें। सत्ता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति शासन कर रहा है, और जो शासन कर रहा है, राज्य को नियंत्रित कर रहा है, राज्य को चला रहा है, वो बुद्धिशाली अपने बुद्धि से ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थापना करा, और बुद्धिशाली है तभी वो क्या होगा? वहां पर आधुनिक समाज की स्थापना कर पाएगी। सेकंड है विभिन्नकृत राजनीतिक संरचनाएं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीकृत हो, एक व्यक्ति ही वहां पर शासन कर रहा है और सारी संस्थाएं उसके हाथ में, ऐसा नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में जितनी भी संस्थाएं हैं एक राज्य में, चाहे वो कार्यपालिका रूप में हो, व्यवस्था के दीपिका रूप में हो या न्यायपालिका में हो। तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, इन तीनों क्षेत्रों के रूप में हो या किसी भी संरचना हो, संस्थाएं है, वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होना, अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होना, वो होता है विभिन्नकृत राजनीतिक संरचनाएं। और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता। सहभागिता ये इंपॉर्टेंट है। सहभागिता इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहभागिता यानी लोगों की भागीदारी होगी, जनता राजनीति में शामिल होगी। राजनीतिक आधुनिकीकरण में जनता सहभागी नहीं होगी, जनता की भागीदारी नहीं होगी, तो वहां पर आधुनिक समाज की स्थापना नहीं होगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीन प्रमुख लक्षण है, ये ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण। अभिकरण क्या होता है सर? राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण, अभिकरण क्या होते हैं? अभिकरण वो होते हैं जिनसे राजनीतिक आधुनिकीकरण नियंत्रित होती है। तो ये अभिकरण होंगे, इससे ही आधुनिक समाज की स्थापना हो सकती है। तो देखिए कौन सा है? पहला है अभिजन एवं बुद्धिजीवी वर्ग, कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थापना करनी है तो अभिजन वर्ग होना चाहिए। अभिजन का मतलब होता है पैसों वाला वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग, और जो है धनी वर्ग, क्या है? धनी वर्ग, जो पैसोशाली, अभिजन, पैसा है, ठीक है ना, उसके पास में धन है, तो वो अभिजन वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग। यदि राजनीतिक आधुनिकीकरण की सत्ता है वो इनके हाथ में होगी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा? राजनीतिक समाज की स्थापना हो सकती है। बुद्धिशाली वर्ग सत्ता चलाएंगे और अभिजन वर्ग कहीं ना कहीं, तो वहां पर एक आधुनिक समाज की स्थापना हो सकती है। सेकंड है राजनीतिक दल। देखो दल वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल होंगे तो विभिन्न दल होंगे, तो इससे क्या होगा? एक प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा से धीरे धीरे दल है एक प्रकार से वहां पर कहीं ना कहीं सहभागी होंगे पॉलिटिकल साइंस में, और वहां पर क्या होगा? आधुनिक समाज की स्थापना में योगदान देंगे। और तीसरी हुई सरकारें।
सरकार का मतलब सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, एक आधुनिक समाज की स्थापना हो सकती है। देखिए, अभिजन वर्ग है ना, क्या मतलब होता है कि राज्य में पैसा वाला वर्ग है तो वो पैसा भी फंडिंग करेगा, वो पैसा राज्य में विकास करने के लिए में देगा, और अभिजन वर्ग से ही कहीं ना कहीं वहां पर विकास हो सकता है। तो ये होता है कि भाई अभिजन वर्ग है वो कहीं ना कहीं राज्य में विकास करने में योगदान देता है, ठीक है ना। जैसे कि अपने एक राज्य है, भारत है, भारत में आप बात की जाए तो बड़े बड़े जो अभिजन वर्ग है, जो पैसों वाला वर्ग है, भारत में एक समूह ले जाए जैसे कि मुकेश अंबानी जी है, तो मुकेश अंबानी जी एक भारत में एक अभिजन वर्ग के रूप में एक शामिल है। तो वहां पर ये लोग भारत को एक पैसा फंडिंग करते हैं, पैसा भारत को देते हैं और भारत का विकास करने के लिए होता है। अपन इनको साइड में कर लेते हैं कि भाई क्या करना, मुकेश अंबानी से अपने क्या मतलब, जैसे कि प्रधानमंत्री जी है, अपने मुकेश अंबानी से क्या मतलब है, तो कहीं ना कहीं वह विकास रुक जाता है। भाई इनसे भी मतलब होता है, इनसे अपने को बनाकर रखनी पड़ती है, इनसे जो जितने भी कॉर्पोरेट उद्योग वाले हैं इनसे अपने को कहीं ना कहीं बातचीत करनी जरूरी होती है, जिससे ये विकास, देश के विकास में योगदान दे सके। और बुद्धिजीवी वर्ग, ये पता ही है, राजनीतिक दल भी होने जरूरी है और सरकारें होनी चाहिए। सरकारें नहीं होगी, अलग अलग सरकारें बहुत जरूरी है, और सरकार होगी तभी कहने की एक देश का शासन कर सकती है, और वहीं पर ही आधुनिक समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत तरीके से पढ़ाया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वास्तव में है क्या। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आगे है क्लास में, इसी में अपन राजनीतिक आधुनिकीकरण में पढ़ रहे हैं, और आगे अपना टॉपिक दिया हुआ आपके सामने है, राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक विकास में अंतर। ये ध्यान रखना है कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि अपने पहले आपने राजनीतिक विकास पढ़ा है, तो आप राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में जब अपन अंतर करेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इनमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो देखिए, एक तरफ राजनीतिक विकास लिखा हुआ है और एक तरफ राजनीतिक आधुनिकीकरण है आपके सामने। तो देखिए क्या है, राजनीतिक विकास पहला दिया हुआ है, इसकी संकल्पना व्यापक है कि राजनीतिक विकास की संकल्पना व्यापक होती है। आप विकास करेंगे तो व्यापक स्तर पर होगा उसका, राजनीति में इसके विकास करने की संभावना ज्यादा होती है। आप व्यापक स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में और बड़े बड़े स्तर पर आप विकास करोगे। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा, बड़े स्तर पर। और राजनीतिक आधुनिकीकरण है, इसकी संकल्पना सीमित है। क्या है? सीमित। ये सीमित मात्रा में काम करता है, बहुत छोटी मात्रा में काम करता है, उसका कोई बड़ा आकार होता नहीं है। ये ध्यान रखना, पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर है, यह राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक का संस्थापन है कि भाई राजनीतिक विकास है वो प्रक्रिया पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर काम करता है, और राजनीतिक का संस्थापन है कि भाई जितनी भी राजनीति में संस्था है उनसे एक मतलब रखता है। जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सभी से ये संबंध रखने का काम करता है। और राजनीतिक आधुनिकीकरण है, ये परिवर्तन चाहता है, ये बोलता है कि नए नए परिवर्तन आए। आप विकास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप नए परिवर्तन लाकर नई चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वहां पर राजनीति में कहीं ना कहीं एक विकास की संभावना ज्यादा होती है। विकास करो लेकिन नई चीजों को परिवर्तन करते हुए, और जिसमें संस्थापन आवश्यक नहीं है, संस्था से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखना, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण है। तीसरा है, ये विकास प्रक्रिया से स्वायत्त होता है। जितनी भी विकास प्रक्रिया है उससे स्वतंत्र है, स्वायत्त है, खुला है, किसी से कोई डिपेंड नहीं है। विकास करना है वो अपने अपने हिसाब से करेगा। और यह प्रक्रिया से स्वायत्त न होकर उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ही होता है, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण है, इससे संबंध रखता है, वो खुद से संबंध रखता है
ये प्रक्रिया है और स्वायत्त में होता नहीं है, संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजनीतिक विकास की सुनिश्चित अवस्थाएं होती है। जितने भी राजनीतिक विकास की अवस्था है वो सुनिश्चित होती है, फिक्स होती है, सब लिखी हुई होती है, सब पता होती है। ये इस अवस्थाओं में ये राजनीतिक विकास काम करेगा। और राजनीतिक आधुनिकीकरण है, ये क्रम और प्रतिमान ही हो सकता है। क्रम से होता है और प्रतिमान के रूप में होता है, यानी क्रम से किस प्रकार अपने को राजनीतिक आधुनिकीकरण में काम करना है। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर लिखा हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में और राजनीतिक विकास में क्या अंतर है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एडवर्ड सिल्स है, जो आपको पता है पॉलिटिकल थिंकर है बड़े। एडवर्ड सिल्स इन्होंने परिभाषा दी थी राजनीतिक आधुनिकीकरण की। एडवर्ड सिल्स के राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल है। इन्होंने बताया कि 5 मॉडल है और ये एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, यहां से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल कौन से है, वो एडवर्ड सिल्स ने बताए हैं। उस पर आपको वर्णन करने का प्रश्न दे सकते हैं, बन सकता है यहाँ से। तो देखिए पहला मॉडल है राजनीतिक लोकतंत्र। यदि आपको राजनीतिक लोक आधुनिकीकरण का अध्ययन करेंगे तो वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र इंपॉर्टेंट जरूरी है। एडवर्ड स्मिथ ने कहा है कि भाई लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार लोग सहभागिता दिखाए, लोग किस प्रकार सहभागी बने, वो जरूरी है। जब राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत होगा तभी वहां पर आधुनिकीकरण की संभावना ज्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखना आप। सेकंड है अभिभावकीय लोकतंत्र। कभी कभी क्या होता है, एडवर्ड स्मिथ ने कहा है, कभी कभी जितनी भी संस्थाएं होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, या किसी भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कोई भी हो, जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक अभिभावक बन जाती है। कभी कभी वो इनका ध्यान रखती है कि भाई किस किस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रकार से विकास करना है। और एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी उसका अभिभावक बन जाता है और ध्यान रखता है, ये ध्यान रखना। तीसरा है आधुनिकीकरणशील वर्ग तंत्र। जितने भी जो संस्थाएं हैं वगैरह, नेता वगैरह जो भी है, ये वर्ग तंत्र में बटे हुए होते हैं, आधुनिकीकरणशील में आ जाते हैं। और ये अधिकतर विकासशील देश है, वहां पर ज्यादा संभावना होती है। और वहां पर ये कभी कभी एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति जो नेता है, यदि वो कह रहा है उसे प्रजा मान रही है, तो कभी कभी वो व्यक्ति पूजा के रूप में हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, वहां पर आधुनिकीकरणशील वर्ग तंत्र आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एडवर्ड स्मिथ ने कहा है सर्वाधिकारी वर्ग तंत्र। इसी में ही यदि आपने एक व्यक्ति की व्यक्ति पूजा की है, आपने बोला कि हमारा नेता ये है और ये सही व्यक्ति है और वो शासन कर रहा है और ज्यादा समय तक वो शासन कर रहा है, बार बार उसको ही मौका मिल रहा है लोकतंत्र में, तो कभी कभी वो सर्वाधिकारी बन जाता है। सर्वाधिकारी का मतलब होता है सभी से ऊपर बन जाता है, सर्वोच्च बन जाता है। और कभी कभी वो अराजकता की स्थिति आ जाती है। अराजकता क्या होता है कि भाई वो अपने स्तर पर ही काम करता है। तो ये ध्यान रखना है, वहां पर सर्वाधिकारी लोग वर्ग तंत्र बन जाता है, व्यक्ति पूजा, और व्यक्ति उसको ही आगे बार बार मौका देता है सत्ता में आने का, ये ध्यान रखना। वो है सर्वाधिकारी वर्ग तंत्र। अगला है परंपरागत वर्ग तंत्र, कि भाई आधुनिकीकरण और परंपरागत का एक क्या है, दोनों का एक क्या बोलते हैं कि संबंध नहीं है। परंपरागत चाहता है कि जो पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, वो ही बनी रहे, लेकिन आधुनिकीकरण चाहता है कि इसमें परिवर्तन आए। जो पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादी है, उनको त्याग करके आप आधुनिकीकरण में लाए, उनमें परिवर्तन ला रहे, वो काम हो। लेकिन यहाँ पर परंपरागत लोक तंत्र बोलता है कि हम रूढ़िवादी जो परंपरा है हमारी है वो बनी रहे, हम उसी पर काम करेंगे और एक प्रकार से हम उसी पर ही हम ध्यान देंगे।
आप क्या देख सकते हैं, देखिए एक तरफ से भारत का संविधान है और एक तरफ से आप देख सकते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन वो परंपराओं पर चलता है, जो परंपरा बनी है उसी पर ही काम हो रहा है। तो वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर परंपरागत गणतंत्र की ओर काम हो रहा है। लेकिन अपने यहाँ पर जो बात की जाए आधुनिकरणशील है, अपन ने अलग अलग देशों से उठाकर जो उधर का ठेला संविधान बनाया है और अपन ने अलग देशों से जो बातें ली है उसमें एक आधुनिकरणशील आया है। अपन ने परंपरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, आधुनिकरण बड़े है और वहां से एक आधुनिकरण गणतंत्र बन जाता है। तो ये है राजनीतिक आधुनिकरण क्या है, अपन ने पढ़ लिया है पूरी तरीके से, पूरा पूरा एकदम एक क्लास में मैंने पूरा आपको समझा दिया कि क्या होता है राजनीतिक आधुनिकरण। अब आगे जो भी क्लास होगी अपन कोशिश करेंगे निरंतर बने रहने की। कुछ परिवार की समस्या आ जाती है, कोई काम आ जाता है, बिजी शेड्यूल हो जाता है और कहीं ना कहीं अपन ऐसे शादियां हो रही है तो बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास मेरे को ऑफलाइन बैच लेने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा भार है। फिर मेरे खुद के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी मैं तैयारी स्टार्ट है वगैरह है, तो ऐसे बहुत बिजी शेड्यूल है। उसमें टाइम निकाल कर मैं आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अब मैं आपके साथ निरंतर बना रहूँ, निरंतर आपके साथ मैं जुड़ा रहूँ और निरंतर आपसे कहीं न कहीं एक जुड़ने का मौका मिले, ये अच्छी बात है। और क्लास निरंतर रखने की कोशिश करेंगे। कल से आज मैंने ये वीडियो बनाया है, अब कल से ये क्लास लगातार रहे और जितना जल्दी अपना कोर्स बाकी रहा है वो कंप्लीट करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियो, तो क्लास समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपका डाउट जितना भी है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू।